और जिन्हें अहिंसा और सत्याग्रह में उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के लिए जाना जाता है। गांधी ने गृह व्यवस्था में महिलाओं के पारंपरिक भूमिका का सम्मान किया और जिसे जन राजनीति के विचार को ध्यान में लाया और राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को मंजूरी दी, जबकि छुआछूत को धर्म की विकृत के रूप में व्यक्त किया। इस तरह के दृष्टिकोण को आलोचकों द्वारा निंदा की गई। आज की संगोष्ठी का उद्देश्य समकालीन सामाजिक राजनीतिक सोच में गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता को समझना है। सत्याग्रह उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का एक चुना हुआ माध्यम लिंग प्रश्रय केंद्रीय हो गया और धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ है, और उदार राज और विकास के मॉडल बढ़ती चुनौतियों और शत्रुता का सामना करते हैं। गांधीवादी विचारों के बारे में समकालीन चुनौतियों के अनुरूप और वे भारत और सभ्यता के लिए बड़े पैमाने पर क्या राजनैतिक और वैचारिक दिशा प्रदान कर सकते हैं, हम सामयिक परिदृश्य में गांधीवादी विचारों के साथ आलोचनात्मक रूप से व्यापक उद्देश्य समकालीन धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए गांधी के विचारों और प्रासंगिकता पर बहस में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ श्री कौशल किशोर शर्मा, जो प्रसिद्ध गांधी चिंतक और विचारक हैं, वो कानपुर से अपने विचार इस संगोष्ठी में रखेंगे। श्री शर्मा जी, गांधी के बारे में पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं और गांधी को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। क्या आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि गांधी का जो प्रारंभिक जीवन, उनके जन्म से लेके जो उनका गृह राज्य गुजरात में उनका जीवन व्यतीत हुआ, उसके बाद वो इंग्लैंड शिक्षा के लिए गए और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए, तो क्या थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालेंगे? गांधी जी का बचपन एक सामान्य बच्चे की तरीके से बीता। उन्होंने पढ़ाई में बहुत ज्यादा वो अव्वल नहीं रहे, सामान्य विद्यार्थी के नाते उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद जब वो पढ़ के आए और साउथ अफ्रीका चले गए, साउथ अफ्रीका जाने के बाद उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। जिस तरीके से उनको ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका गया और उसके बाद उनकी आत्मा ने उनको अन्याय का विरोध करने की एक प्रेरणा दी, वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक जबरदस्त आंदोलन किया, भारतवंशियों के साथ हो रहे अन्याय को, भेदभाव को। एक हिसाब से उस समय वहां पर जो भारतवंशी थे उन्हें नंबर 2 का नागरिक माना जाता था। गांधी ने उसके खिलाफ उनके अंदर एक चेतना जगाई कि नहीं, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होने के नाते तुमको बराबर के अधिकार प्राप्त। गांधी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का ज्ञान करा देते थे कि तुम जो कोई तुम्हें जो सामने वाला मान रहा है वो नहीं हो, तुम अपनी आत्मा से पूछो तुम क्या हो। तो जो तुम्हारी आत्मा कह रही है वही तुम हो और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो सामने वाला कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अपार सफलता के बाद जब भारत आते हैं और भारत आने के बाद भारत में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, मिलते हैं, उसी बीच उनकी मुलाकात एक ईसाई कैथोलिक के यहाँ हो जाते हैं। एक चर्चा हो रही होती है वहां पर। उस चर्चा में जब वो लोग कहते हैं कि एक कोई धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों के खिलाफ कोई बात करने लगते हैं, तो गांधी कहते हैं नहीं, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध अनगर प्रलाप नहीं कर सकता। सब लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर भेदभाव करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। ये बात उनको गांधी के गुरु गोपाल गोखले ने बताई थी। तो वो गोखले जी ने भी कहा था कि अगर मेरा हिंदू होना, मेरा हिंदुत्व, मेरा हिंदू धर्म मुझे किसी दूसरे धर्म से नफरत करने की शिक्षा देता है तो मान लो मैं हिंदू नहीं हूं। गांधी ने उसी तरह का आचरण किया।
जब वो 1920 धन्यवाद में। शर्मा जी। हमारे साथ जो है एक श्री दीपक मालवीय जी जुड़ रहे हैं, जो विभिन्न गांधी संस्थाओं में उन्होंने काम किया है, उनके अध्यक्ष पद पर रहे हैं और एक सुविख्यात गांधीवादी विचारक हैं। मालवीय जी, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में शामिल जी होने के जी लिए। और कौशल क्या भाई, आप आपको भी नमस्कार। भाई जी, गांधी क्या आप ये बताएंगे कि गांधी एक तरह का जो जितना बड़ा आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के लिए गांधी ने खड़ा किया, उस समय न ट्विटर था, न संचार के बहुत बड़े माध्यम थे, और जो हमारी समझ है कि गांधी का संदेश, गांधी की विचार और गांधी जो भी एक आह्वान करते थे वो भारत में जन जन तक पहुंचता था। और गांधी की जो शक्ति थी या जो राजनैतिक शक्ति थी, वो सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से, सारे भारतवासियों की तरफ से, वो एक औपनिवेशिक सरकार से बात करते थे, वो उनकी शक्ति थी। तो उस बता दो। समय में ये कैसे संभव हुआ कि गांधी भारत में ज्यादा रहे भी नहीं थे, वो एक जो है एनआरआई की तरह 1915 में भारत आए, और उसके बाद वो जन जन तक बिना किसी बड़े संचार माध्यम के अभाव में किस तरह से पहुंचे? देखिए, महात्मा गांधी जब पूरे भारत का भ्रमण किया, उससे उनको पूरी भारत की आत्मा का दर्शन समझ में आ गया कि अगर भारत की आम जनता से जुड़ना है तो संपर्क और संवाद, दो चीज महत्वपूर्ण है। संपर्क और संवाद, ये काम उनको बाखूबी आता था। एक तो उनका शरीर उस तरह का कि वो चलने फिरने की जो क्षमता, लगातार उनकी संपर्क और साधन का, वो बहुत अच्छा संसाधन था। और उस समय वही लोग जुड़ सकते थे। आप आंदोलन में देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी बड़ी रियासत और बड़ी ऊंचे खानदान के लोग भी जुड़ रहे थे। और पंडित लाल मोतीलाल नेहरू और दूसरा महात्मा गांधी, दोनों में अंतर देखिए। उन लोगों के बीच में एक एलीट क्लास से आते थे मोतीलाल नेहरू, साधन सब थे, लेकिन गांधी जिस अंदाज से जुड़ते थे, वो एक बड़ा अनोखा पर्व, जो आपने सवाल उठाया, बहुत ही मतलब आप समझने वाला है। तो मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को एक बड़ा पत्र लिखा, 2 पेज का, कि बापू ये आप क्या कर रहे हैं, देश की आजादी की लड़ाई का मुद्दा है और आप ये संपर्क बात, दौड़ भाग इधर किसानों का, कभी नमक बनाते हैं, और ये नमक बनाने से देश का क्या होगा, इससे आजादी का क्या मतलब। 2 पेज के जवाब को महात्मा गांधी ने 2 लाइन में लिखा, मोतीलाल नमक बना के देखो, जवाब मिल जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है भी, देखते। उन्होंने आह्वान किया इलाहाबाद में कि अंग्रेजों का नमक कानून काला कानून है, इसको हम तोड़ेंगे, हम नमक बनाएंगे घंटा घर के चौराहे पर। और यकीन मानिए, जिस दिन ये ऐलान हुआ और नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई घंटा घर के चौराहे पर, पानी इसको लेकर पूरा घंटा घर और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के जवान, घोड़े पे टाप लिए हुए पुलिस के जवान, मोहल्ले के लोग खिड़कियों पर, छज्जों पर, ऊपर सब भरे हुए, पूरा रास्ता निकलने लायक नहीं। मोतीलाल ने कहा बापू जवाब मिल गया। उन्हें समझ में आ गया कि ये एक तरीका है जो कमरे के, बंद कमरे से निकलकर जनता के साथ जब हम जुड़ते हैं, उसके हक के लिए लड़ते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, ये जो पास पहुंचने की जो कला है, वो है संपर्क और संवाद से। संपर्क और संवाद आप देखेंगे जहां भी, जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संस्थान, आंदोलन के लोग जो इस कला के माहिर हैं, वो आंदोलन को काफी आगे तक लेकर जाते हैं। और महात्मा गांधी
महात्मा गांधी आम जनता की जानते थे ताकत की ये सब लोग नहीं पहुंच सकते, हम पहुंच सकते हैं। भारत की जनता हर जगह मेरे पास नहीं आ सकती, मैं जनता के पास पहुंच सकता हूं, और मेरे पहुंचने से जो हम संपर्क संवाद करेंगे वो एक आंदोलन बनता गया। 1915 के बाद से 47 तक आते आते कितने उतार चढ़ाव हुए, कितनी बार गांधी को अपने आंदोलन में तरतीब करना पड़ा। कुछ ने कहा कि ये साहब करो या मरो तक पहुंच गए गांधी, अहिंसा की बात करने वाले। तो उनको ये अंदाजा रहता था कि कब हमको कौन सा एक्शन लेना है, कब हमको पीछे हटना है, कब हमको सत्याग्रह पे बैठना है, कब हमको माफी मांगनी है, कब हमको सीधे संघर्ष करना है। तो ये बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा बताया कि गांधी जी का संवाद और जनता से जो है के बीच में जाना, यही उनकी शक्ति थी। शर्मा जी, आप भी इस प्रश्न पर कुछ कहना चाहेंगे? कि गांधी जब नमक सत्याग्रह की बात बताई दीपक भाई ने, गांधी जब वहां पर गए तो उस समय तक लोगों के मन में जेल का, कानून का, अंग्रेजों का बहुत बड़ा भय था। जैसे गांधी ने वहां पर गिरफ्तारी दी और अदालत में जाकर के कहा कि हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि ये कानून गलत है, एक और भी, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं, वो सजा होगी, उनका सजा भुगतने को तैयार है। गांधी को सजा हुई, गांधी जेल चले गए। उसी घटना के बाद से आम लोगों के मन में अंग्रेजों का भय खत्म हो गया, जेल जाने का भय खत्म हो गया, और उस नमक सत्याग्रह ने भारत में आजादी की लड़ाई की अलग जगह दी। वहीं पर गांधी ने तय किया, क्योंकि गांधी ने वहां जाकर देखा कि हमारे समाज में गरीबी विषमता बहुत ज्यादा है। उस गरीबी विषमता को देखकर उन्होंने ये भी तय कर लिया कि आज के बाद हम केवल एक कपड़ा पहनेंगे। वो जो एक कपड़ा पहनने की जो उनकी स्थिति हुई, उससे हर भारतीय को लगा ये तो अपने गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग है, अपने कोई बाबा नाना है ये। वो जो उनका एक हिस्सा कायम हुआ, जो अमित जी कह रहे हैं कि संवाद और संपर्क, वो संवाद और संपर्क उनका हर भारतीय के साथ पारिवारिक स्तर पर था। जब लोग उन्हें बापू कहते थे तो बापू उसी तरह कहते थे जिस तरीके से वो अपने बाबा को, अपने नाना को, या अपने घर में अपने ताऊ को, अपने पिता को जिस तरह सम्मान देने के लिए वो कोई बात कहते थे, उसी तरह लोग उन्हें बापू कहते। आज भी भारत का हर आदमी गांधी को जो प्यार करता है, श्रद्धा से, उसकी आत्मा से जो स्वर निकलते हैं, वो स्वर ही गांधी की ताकत है। और वो गांधी की ताकत ने हम सभी भारतीयों को एक मजबूत समृद्ध भारत दिया। और आज हम सब लोग, देखिए एक बात समझिए, उस दौर में कई धाराएं थी, लेकिन अंग्रेजों को भगाने में गांधी की जो भूमिका रही, गांधी के जो अहिंसात्मक तरीके रहे, उन सब तरीकों ने अंग्रेजों को वास्तव में परेशान किया था। और जो लड़ने में सक्षम थे, गांधी से नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि गांधी ने आत्मा की लड़ाई लड़ी, आत्मा से बातें कहते थे। वो आत्मा की बातें असर करती थी, सामने वाले को भी असर करती थी। वो सामने वाले को उसकी मानसिकता में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में अपनी आत्मा से परिवर्तन लाने की कोशिश करते थे। जब हम अपना अहम को त्याग कर सामने वाले से बात करते हैं, उसे समझाते हैं। आप देखिए गांधी की एक कितनी घटना है। 47 के बाद जब वो नोआखाली में दंगे हो रहे थे, गांधी वहां गए, बहुत लोगों ने गांधी का वहां विरोध किया, लेकिन गांधी ने उन विरोध करने वाले लोगों से घृणा नहीं की, उनको पुलिस की ताकत से गिरफ्तार नहीं कराया। गांधी ने उन सब लोगों से बात की। अंततः क्या हुआ कि वहां पर चमत्कार हुआ। जो काम सेना नहीं कर सकी, वो अकेले एक गांधी ने कर दिया, और वहां शांति हो गई पूरे नोआखाली में। ये जो संवाद और संपर्क की गांधी की ताकत थी, ये विशेषता थी, और उसने भारत को हर क्षण, हर अवसर पर लाभ पहुंचाया है। आप देखिए, एक बहुत छोटी घटना बता दूं। जयप्रकाश जी नक्सलियों के क्षेत्र में एक बार गए, उनका मार दिए जाओगे, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा। गांधी जी वहां पहुंचे। जयप्रकाश जी ने भी जब नक्सलियों से बात की तो नक्सलियों ने भी माना कि हाँ सच है, हथियार उठाने से, हिंसा करने से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो अहिंसक तरीकों से ही संभव है। आज कई बार हम सब लोगों को समझना होगा कि अहिंसक गांधी का जो तरीका है, गांधीवादी जो तरीके हैं, वो वही स्थायी सुख शांति के तरीके हैं। उन्हीं को अपनाना पड़ेगा हम सब लोगों को, तभी हमारा देश का काम चल सकेगा।
दूसरा हमारा सवाल है शर्मा जी, गांधी जी जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जैसा कि उनका नाम है, करमचंद, एक कर्मयोगी, जब वो भारत पहुंचे तो उनकी जनमानस में उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बना ली संवाद और समन्वय से, और उनके बीच में जाके और उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके। लेकिन जो उस समय की राजनैतिक लीडरशिप थी, उसमें गांधी ने किस तरह से अपनी स्वीकार्यता स्थापित की। और मैं ये मानता हूं कि चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष हो, और बहुत से लोग, सभी ने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ योगदान किया और बहुत कुछ किया, जो जितना जिसमें सामर्थ्य था सभी ने किया। तो उस समय गांधी के पास एक लीडरशिप की स्वीकार्यता, एक जिस समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन में एक नेतृत्व कांग्रेस का चल रहा था, उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी स्वीकार्यता स्थापित की? देखिए, गांधी के पहले कांग्रेस ड्राइंग रूम की पार्टी थी। वो अपनी बैठकों में प्रस्ताव पास करते थे, उस प्रस्ताव को तरीके से बात करते थे, और वो ज्यादातर लोग ये प्रयास रहता था कि हम कैसे ज्यादा सुविधाएं ले लें। गांधी के आने के बाद वो आंदोलन आम जन तक पहुंचा। पहले वो आंदोलन एक एलिट क्लास का आंदोलन था। वो लोग जैसे क्लब होता है, क्लब की सुविधाएं टाइप वो काम कर रहे थे। गांधी जब आए तो गांधी ने उस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। देखिए, गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये सच है, लेकिन गांधी ने लड़ाई दूसरी और भी लड़ी थी। गांधी का पूरा आंदोलन आप ध्यान से देखें तो गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के साथ साथ अपने भारतीय समाज में जो विसंगतियां थी, जो विषमताएं थी, जो आर्थिक शोषण थे, इस सब मुद्दों पर भी गांधी ने लड़ाई लड़ी। आप देखिए, गांधी ने उस दौर पर महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्हें लगता था कि हमारे देश की महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो वो भी भारत को और मजबूत करेंगी। उसका परिणाम देखिए कि उस जमाने में कितनी महिलाएं निकल कर आई जिन्होंने जबरदस्त आंदोलन किया। वो सब बड़े बड़े घरों की लड़कियां थी, काफी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, वो सब निकल कर आई, और उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ये घटना इलाहाबाद की है। महादेवी जी वो बड़ी साहित्यकार थी। शराब की दुकानों के बाहर धरना हो रहा था। अब ये महिलाएं, इन्होंने खादी की सफेद साड़ी पहनकर, माथे बिंदिया लगाकर, जब वो शराब की दुकान के बाहर धरना देने पहुंची तो अच्छे अच्छे शराबी शराब पीना बंद कर दिए। वो गांधी का नैतिक बल था कि गांधी ने उन महिलाओं को शराब की दुकान तक पहुंचा दिया। हर वो छोटी बात जिससे हमारा समाज कमजोर होता था, हमारा घर कमजोर होता था, गांधी ने उस समस्या को भी राष्ट्रीय समस्या मानकर उसके समाधान के लिए कोई न कोई आंदोलन चलाया। वो अगर एक साल लड़ते थे तो एक साल रचनात्मक काम करते थे। रचनात्मक कामों के कारण ही उनका आंदोलन कभी कमजोर नहीं पड़ा। सतत आंदोलन नहीं किया उन्होंने रचनात्मक जो काम किए वो भी एक उनकी पूंजी है। आज हम सब लोगों को गांधी का जो दर्शन है उसमें जो ग्रामीण विकास का खाका गांधी ने हमको दिया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1947 के पहले था। दुर्भाग्य है कि हमने उसको नहीं अपनाया। अब हमें कोरोना आने के बाद हमें समझ में आने लगा है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने में ही भलाई है। आज पूरा विश्व मानने लगा है। गांधी ने बातें आजादी के पहले कही थी। 1935 में कहा करते थे कि जिस तरीके से हमारे देश में, हाँ दीपक जी, आप भी इस सवाल पे अपने विचार रखेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कि जो बात कौशल किशोर भाई ने कही है वो एकदम सच है कि गांधी का जो पूरा आप दर्शन देखें उसके बीच में जो सबसे सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट, उसको हम बोलेंगे सत्याग्रह। जो सत्य का आग्रह था उनका,
वो बड़ी ताकत थी। वो कभी भी अगर समझ आते थे कि ये विरोध करना है, इस बात को, इसमें असत्य है, गलत हो रहा है, तो गांधी फिर अड़ जाते थे और वो फिर हमला नहीं, नारा ही था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये अपने अनुयायियों से भी ये कहते थे। आज छोटी छोटी बातों पर हिंसा की जो प्रवृत्तियां थोड़ी सी कहा सुनी पर ही हो जाती है, स्कूल कॉलेज के बच्चे गन निकाल लेते हैं, सड़कों पर थोड़ी सी टकराहट हो जाती है तो दंगे हो जाते हैं। मुझे लगता है गांधी का जो ये बल था सत्याग्रह का और अहिंसा कि ये दो चीज है कि आप दूसरे को जो आपसे असहमत है उसको भी आप सहमत कर लेते हो कि नहीं देखिए ये आदमी कुछ भी हो, हम गलत तो हम ही हैं यार, हम इसको मार रहे हैं, हम इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम इसको हर जगह मतलब अपमानित कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक फीलिंग, जो अंदर एक अंतस चेतना होती है, एक व्यक्ति की अंतस चेतना होती है, गांधी उसको जगाने का काम करते थे और वो एक बड़ा काम था। आज दूसरी बात है, हमारे लीडर या दो देश भर के लीडर वो चीज जगाते हैं जो प्रोवोक करे, जो लोगों को हिंसा की तरफ प्रेरित करे, जो एक तरह से बदले की भावना से रिवेंज की है। तो उसका बदला जब आप लेते हैं, क्रिया की, हिंसा की प्रतिक्रिया होती है, तो वो फिर हल नहीं है समस्या का। समस्या का हल जो गांधी का रास्ता था कि अंतस चेतना बदलिए, उसके मन में हो कि हम धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम धर्म के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो उसको एहसास कराते थे कि धर्म क्या है, मैं भी तो उसी रास्ते पे हूं भाई, जिस रास्ते पे आप लड़ रहे हो अपने खुदा के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने गॉड के लिए, मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूं। तो वो रास्ता लड़ाई करके नहीं, हिंसा करके नहीं समझाते थे, वो अंतस चेतना को प्रकट करते थे और उपवास पे बैठ जाते थे, धरने पे बैठ जाते थे, अपने आप को कष्ट में डाल के बैठते थे। ये कोई साधारण आदमी है, ये संत का ही काम हो सकता है। और ये जो संत की जो महात्मा की उपाधि दी गई, वो भी मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं किसको कहा महात्मा बना दिया जबरदस्ती का। महात्मा जबरदस्ती का नहीं है, महात्मा अंदर से प्रकट होता है, जनता की तरफ से होता है, जनता उसको देती उपाधि। महात्मा, राजऋषि, महामना, लोकमान्य, ये जो उपाधियां थी जनता की तरफ से दी गई और महात्मा उसमें सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में आजादी के उभर के आए। आप दोनों क्या ये मानते हैं कि गांधी का असामयिक जाना भारत की आजादी के बिल्कुल 1 वर्ष बाद, जो उनका प्रथम लक्ष्य था स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेना, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन जो तमाम सामाजिक विसंगतियां भारत में थीं, अगर गांधी अगले 10, 15, 20 साल तक जब उस स्थिति में वो आए थे कि वो भारत के लिए एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लेके आए, उस समय शुरू में ही उनका निधन हो गया। तो क्या आप दोनों इसको एक क्षति मानते हैं और भारत ने कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाई? शर्मा जी आप बताएं पहले। ये सच है, गांधी यदि आजादी के बाद कम से कम 5 वर्ष और जीवित रहे होते तो भारत के आर्थिक विकास की दिशा कुछ और होती। हम जिस तरीके से प्रकृति के दोहन में जुट गए वो हम नहीं जुट पाते। गांधी के पास तरीका था, गांधी कोई बात हवा में नहीं कहते थे ना, उनके पास एक अनुभवजन्य तरीका था, जिस तरीके पे आओ आपको ये लाभ होने वाला है। और देश गांधी के साथ था। देश ऐसा नहीं था कि नेहरू पटेल जो कहते वो होता, गांधी जो कहते सो होता। और गांधी का तरीका निश्चित रूप से भारत की जो परिस्थितियां हैं, भारत का जो माहौल था, उस माहौल के अनुकूल थी। आज हम जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में फंस गए, उसके कारण हमें वो नुकसान हो रहे हैं। अब हम तो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे आना बड़ा मुश्किल दिखता है। गांधी यदि कम से कम 5 वर्ष और जीवित रहे होते तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक सामाजिक दशा में अभूतपूर्व परिवर्तन होते, जो आज हम सब लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होते। और हम विश्व को एक नई दिशा दिखा सकते कि आर्थिक विकास का तरीका ये है, जो आप करें वो तरीका नहीं है।
ये निश्चित रूप से तय है। मालवी जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ये बात बहुत बार उठती है कि गांधी अगर जिंदा होते थोड़ा समय और, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है जो आज दौर है पिछले आजादी के समय में, जब आजाद हुआ देश तभी से, आप ये नहीं कह सकते कि गांधी के अनुयायियों ने इस देश को पलट दिया एकदम से। ये जनता की आकांक्षा थी। कभी कभी लगता है कि गांधी पूरी तरह से, ये नहीं कि गांधी की बात पूरा देश सुनता, उस रास्ते पे देश चलता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पूरी व्यवस्था है देश को चलाने की, उसमें हमको जो नेहरू वाला मॉडल था, लोग कहते हैं कि ये मतलब अजीब सी बात कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस मॉडल में सफलता असफलता की बात अलग। आज नेहरू से हम कितना आगे निकल गए बाजार में। जो लोग स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो भी देखिए कितनी आगे तक पूरा बाजार, रेलवे स्टेशन से लेकर रक्षा मंत्रालय, रेल, सब बाजार के हाथ खड़ी है, सब चीज बेचती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांधी अगर और जिंदा रहते तो बड़ी दुर्गति होती उनकी। अगर लेकिन देश चलाने में अगर उनका हाथ होता तो वो उनकी बात ना उनके अनुयायी सुनते, और देश की जनता में भी जो एक अंदर होता है, ये ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हमारे पास गांधी के बाद लगातार विनोबा, जयप्रकाश, लोहिया, तमाम लोग थे। ये पाकिस्तान को सौभाग्य नहीं मिला। देश की आजादी के बाद पाकिस्तान के पास ऐसा कोई नेता नहीं था। हमारे पास पूरी श्रृंखला थी, और उस श्रृंखला से ही हम देश को आगे तक ले आए, काफी दूर तक ले आए। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदली, अब हम उस रास्ते पे जाते तो इतनी आजादी, इतना बड़ा देश, उसको कैसे औद्योगिक स्वरूप प्रदान करते, या स्वदेशी के आधार पर हम कितना लेकर चल सकते थे। ये जरूर है कि नेहरू ने गांधी को पूरी तरह से माना नहीं। उनकी फर्स्ट चॉइस नेहरू थे गांधी की, लेकिन नेहरू अपने रास्ते पे चले, वो गांधी का रास्ता नहीं था। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि नेहरू गलत थे। और नहीं, गांधी अगर सभी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो भी उस समय के का नेतृत्व था, सभी ने उन परिस्थितियों में देश के हित में सारे काम किए। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं था, और उनका त्याग सभी का बहुत ज्यादा था। और जब हम विश्व पटल पे देखते हैं तो गांधी को के बारे में जो लिखा गया है, पढ़ा गया है, उनके बारे में कहा जाता है कि he was a highly idealistic person and sometime he was unable to make compromises. लेकिन ज्यादातर अभी भी अगर भारत के किसी एक नेता को, किसी एक व्यक्ति को पूरा विश्व जानता है तो वो गांधी है, और वो स्थान अभी तक जो है किसी को मिला नहीं है। तो जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर जब हम गांधी को देखते हैं, उनकी स्वीकार्यता और उनके कुछ जो है कार्यों में जो विरोधाभास दिखता है, जैसे एक तरफ वो महिलाओं को जो है प्रोत्साहन देते हुए दिखते हैं, पूरी तरह से राजनीति में और स्वतंत्रता आंदोलन में उनको प्रोत्साहित करते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लें। दूसरी तरफ जो है वो एक गूढ़ हिंदूवादी व्यवस्था के तहत उनको एक समाज, एक परिवार तक सीमित रखने की बात भी करते हैं। तो उसके बारे में आप दोनों लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, ये द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व बना रहेगा समाज में। इसलिए बना रहेगा कि समय ये भी, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि गांधी को समय के साथ बदलने की एक उनमें लचीलापन था। ऐसा नहीं है कि आंदोलन को आप देखिए, 1915 के बाद से सारे आंदोलन में उन्होंने अपने आप को चेंज करते हुए लेकर आए। लेकिन
अगर जिद पर देश चलाते तो फिर देश को चलना मुश्किल था। ये तो जो आपने बात कही कि केवल जो वो कह रहे हैं वही सच है, वो नहीं माना जा सकता था। वो जरूर कह सकते थे कि पश्चिम की जो आंधी है, पाश्चात्यवादी सभ्यता, अगर हम पूरी तरह उसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान लें तो भी भारत में वो दाल नहीं गलने वाली। भारत की अपनी एक नस्ल है, जो बीज अमेरिका में, आयरलैंड में उगेगा, वो भारत में अगर उगाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। जो जहां का पानी है, जो जहां की हवा है, वो वहीं पे बीज उगता है। ये गांधी की बात थी, लेकिन बाद के नेताओं ने देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में अंधाधुंध जिस लाइन पे चले, वो लाइन थोड़ी सी चेक करने की थी, चेक एंड बैलेंस। उन्होंने पश्चिम को ही विकास का मॉडल मान लिया। गांधी यहां पर चेक करते थे। गांधी को अनुभव था कि खेती में गाय, बैल, हल, ऑर्गेनिक खेती, जो आज हम फिर भाग रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक चाहिए खाना, ये जो खाना का खेल है, किसानों का जो समस्याएं हैं, ये सब की जड़ों में वही चीज है जो गांधी ने पकड़ लिया था, इस बात कि हम अपनी खेती, हम अपना रोजगार, हम अपनी बड़ी मशीनों के खिलाफ नहीं थे। गांधी को लोग कहते बड़ी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, वो ऐसी चीज चाहते थे कि कौन ऐसी चीज है जो गांव में नहीं बन सकती। जूते मोची बना सकता है गांव में, नमक गांव में बन सकता है, कल पुर्जे गांव में बन सकते हैं, गांव की जरूरत गांव के लोग पूरा कर सकते हैं। सिवाय पेट्रोल, डीजल, हवाई सुविधाएं, ये जो है, ये सब छोड़ दें तो गांव की अधिकांश दैनिक प्रयोग की चीजें गांव के लोग गांव में ही तैयार कर सकते हैं। लेकिन गांव एकदम से इग्नोर कर दिया गया और शहर की तरफ सब भागने लगे, तो वो जो पलायन हुआ वो भी खतरनाक था। नहीं, उसमें जो एक सर्वोदय आंदोलन चला भारत में, वो जहां तक उसको जाना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाया और अपने उद्देश्यों को नहीं पूरा कर पाया, लेकिन शुरुआत तो की गई। शर्मा जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? मैं जो इससे पहले वाली बात थी कि यदि गांधी 5 साल और जीवित रहे होते तो विकास का आधार गांव होता, हमारी जो इकाई होती है वो गांव होती। यदि गांव हमारे विकास की, हमारे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता तो निश्चित रूप से परिवर्तन दूसरे आए होते। होता क्या है कि आप देखिए, बहुत गांधी के बाद बहुत दिनों तक अभी भी बहुत जगहों पर खादी एक महत्वपूर्ण उद्योग है और वो उद्योग लोगों को रोजगार भी दे रहा है, सस्ता कपड़ा भी दे रहा है। हमने धीरे धीरे हर चीज मशीन की लेने लगे, उपयोग करने लगे। एक दौर था कि कांग्रेस के नेता खादी पहनते थे शौक से, आज नहीं पहनने। हमको जो हम अपने गांव में बना सकते हैं, जो गांव में बन सकता था, हर वो चीज हर भारतीय उपयोग करने लगता यदि गांधी और कुछ दिन जीवित रहे होते। तो चलिए, मुद्दा तो एक भगवान का होता है। और जो बातें हैं कि गांधी में अपने आप को परिवर्तित करने का मादा भी था। ऐसा नहीं था कि वो जिद्दी थे। वो खुद कहते थे कि जो मैं आज कह रहा हूं यही हमारा विचार है, जो हमने कल कहा था वो क्या कहा था, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। वो समय के साथ आगे बढ़ने पर विश्वास करते थे। इसीलिए वो कभी, आप देखें ना कि कोई कुछ भी कहता हो उनके बारे में, लेकिन वो पूर्णा पंडित नहीं थे। वो समय के साथ परिवर्तित होते थे, उनके विचार बदलते थे और हर एक दौर में एक नई चीज लेकर आते थे। और जो लेकर आते थे वो एक उनके होता क्या था, आंदोलन के बाद जब वो एक साथ रचनात्मक काम करते थे, उसमें वो एक अनुभव प्राप्त करते थे, लोगों के बीच मिलकर संवाद करके संपर्क करके अनुभव प्राप्त करते थे। उस अनुभव के आधार पर कोई नई नीति लेकर आते थे। इसीलिए कभी उनकी कोई नीति असफल नहीं हुई, हर जगह सफल हुए। ये जब चौरी चौरा में हत्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है, तो उन्होंने वापस ले लिया। उस समय कितने लोग नाराज हो गए थे, लेकिन उनको पता था कि अगर हमने वापस नहीं लिया और यदि ये विवाद बढ़ा तो निश्चित रूप से आंदोलन बहुत देर चला जाएगा, क्योंकि हिंसा करके हम लड़ नहीं सकते थे, जीत नहीं सकते थे।
बहुत आसान लगता है ये कहना कि हिंसा करके भी जीत सकते थे। असंभव था हिंसा से जीत पाना। इसलिए गांधी ने परिवर्तन का माध्यम था, वो समय तक परिवर्तित होते रहते थे और यही उनकी विशेषता थी। जी, एक इसमें मैं आपसे आप दोनों लोगों के विचार चाहूंगा। जो अस्पृश्यता पे जो है, छुआछूत पे जो है, गांधी काफी मुखर थे और जो है उन्होंने काफी कुछ उस पे किया। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद इस समस्या का अंत नहीं हुआ और अभी भी शायद जो है ये भारतीय समाज में एक समस्या की तरह जो है, एक कलंक की तरह जो है बनी हुई है। तो क्या अगर गांधी होते तो क्या आप सोचते हैं कि इस समस्या का अंत हो गया होता? अब देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि अंत हो गया होता, नहीं हो गया होता, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि समस्या जितनी आज भी गंभीर है, इतनी गंभीर तो नहीं रहती। देखिए, गांधी को मानने वाला कोई भी व्यक्ति आज भी अस्पृश्यता को नहीं मानता, उसकी निंदा करता है और अपने स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर उससे दूर रहता है। ये गांधी का असर है ना। इसको जो लोग चला रहे हैं, अब तो ये मान के चलिए कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक तत्व, कुछ वो लोग जो उस जमाने में भी, देखिए गांधी की हत्या का सबसे पहला जो प्रयास हुआ है, जब उन्होंने ये अस्पृश्यता के खिलाफ जो आंदोलन किया था, तो सबसे पहले उनकी हत्या का प्रयास तब किया गया था। तो वो जो ताकतें उस समय सक्रिय थी, वही ताकतें इस व्यवस्था को, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको जिंदा रखना चाहती है। निश्चित रूप से गांधी विचार को मानने वाले लोग अस्पृश्यता का आज भी विरोध करते हैं। अपने परिवार के स्तर पर, अपने घर के स्तर पर, अपने निजी जीवन में उसका प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। ये एक उपलब्धि है और ये इसी स्तर पर जब तक हम सब लोग निजी स्तर पर इस कलंक को धोने का प्रयास नहीं करेंगे, दूर नहीं हो सकती। और लोग हैं जो कर रहे हैं और ऐसे समय से दूर होगा, निश्चित रूप से दूर होगा। बहुत कुछ दूर हो गया है, कुछ चीजें हैं अभी जो बनी हुई हैं, लेकिन एक सीमा तक दूर हुआ है। मालवी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक कह रहे हैं ये बात कि काफी हद तक हम लोग निकल आए हैं। अस्पृश्यता अब वो कोई समस्या उतनी नहीं है। लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक ही होटल में, एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं, पानी पीते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत गांव, भीषण गांव हो जहां पर इस तरह की अदावत चलती हो, लेकिन अब वो नहीं है, ना हिम्मत है। और जो एक अथॉरिटेरियन लोग उस तरह का होता है अप्रोच, उसमें हम ये देखें कि वो समाज कभी बदलने की स्थिति में नहीं रहता। वो कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं भारतीय समाज में। अब गांधी ने जिस समय लड़ाई अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ी, उस समय पूरा बोलबाला था। वो हिंदू समाज का बहुत बड़ा मतलब श्राप था और एक तरह का कलंक था हिंदू समाज के ऊपर कि हम इतनी बड़ी सभ्यता की बात करते हैं और हम अपने ही बनाए ईश्वर की संतान को। तो गांधी जिस समय इसके खिलाफ लड़े, तो उनको तो वो जो बता तो रहे हैं ना कि वही हत्या वही लोगों ने करी जिनको लगता था कि ये आदमी हमारे काम में, आजादी की लड़ाई में इसका क्या मतलब। लेकिन गांधी समझ रहे थे कि स्वराज्य जब हम हासिल करेंगे तो यही सब चीजें दिक्कत पैदा करेंगी। इसलिए स्वराज्य किस बात के लिए? अंग्रेज ही चलाए देश को। लेकिन उनको मालूम था कि हम स्वराज्य के मतलब है जिसमें हम छुआछूत न हो, जात पात न हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, सामाजिक समरसता हो, स्वदेशी की बात हो, राष्ट्र निर्माण के उनके कुछ तत्व थे जिनका देश बनाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया था कि ये सब चीजें जरूरी है। तो वो आज अस्पृश्यता भारत में काफी हद तक खत्म हो रही है। और मुझे लगता है अब जो लोग इसको मानते हैं उनको बड़ी हिकारत से भी देखा जाता है व्यापक समाज में। अपने समाज में तो वो ठीक है, वो करते हैं, लेकिन वो कटे सटे रहते हैं। बड़ा समाज ने सहमति दे दी है कि छुआछूत और अस्पृश्यता हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए
वो काफी हद तक हम। आप दोनों लोग गांधी के बारे में कोई ऐसी बात कहना चाहें जो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो, महत्व रखती हो? कि मैं तो गांधी बारे में इतना कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जी, जो कुछ भी करें, जो सोचें, जो विचार करें, सबसे पहले अपने आप को मनुष्य माने। ये माने कि भगवान ने मनुष्य के रूप में हमें भेजकर जगत में हम पर एहसान किया है और हम इस दुनिया को कितना सुंदर बना सकते हैं वो बनाने का प्रयास करें। जब हम मनुष्य होकर सोचेंगे तभी हम कोई सार्थक परिवर्तन का रास्ता खोल सकेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो बातें हैं ये सब बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले मनुष्य हैं। गांधी ने हमको यही सिखाया था, हम उसी सीख को आगे बढ़ाएं। ये सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गांधी ने जो प्रयोग किया वो भारत को पकड़ के रखना चाहिए। वो प्रयोग था तमाम धर्मों, जातियों, समूह, भाषा के लोग एक देश, एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा हों। आज उसके खिलाफ दूसरी तरह की बात करी जा रही पूरे विश्व में। अंग्रेज, सफेद, गोरे, काले, इस्लाम को मानने वाले, ईसाइयत को मानने वाले, लेकिन गांधी ने जो देश बनाया था भारत, आजादी के बाद हम बहुसंख्यक लोग थे, चाहते तो हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन गांधी उस रास्ते पे नहीं। गांधी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सफल रहा। गांधी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई, अलग अलग भाषा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी हमारी रेंज है, वहां हर जगह बोली, भाषा, पहनावा, खाना सब अलग है, फिर भी हम भारत के लोग एक रहे। और आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि हम मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले अपना एक अलग राष्ट्र बनाएं। और 1 साल के अंदर बांग्लादेश में वो राष्ट्र टूट गया। एक धर्म को मानने वाले, किस बात पे? भाषा के आधार पे। तो देखिए ये प्रयोग गांधी ने जो गुलदस्ता बनाया, अगर आज भी अगर ये बात हमने जिद पकड़ ली कि एक झंडा एक विधान, तो वो दिक्कत खड़ा करेगा। गांधी ने ये प्रयोग करके दिखाया कि भारत विविधताओं का देश है और विविधता में एकता। ये जो एक बात है ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये पूरे विश्व को सीखना पड़ेगा। और विश्व क्या, अमेरिका में तो मैं देख रहा हूं कि अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के लोग सब रहते हैं साथ में। उनका एजेंडा अलग होता है, वो अपने झंडे और अपनी स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने धर्मों, जातियों, समूहों के लिए, जो गांधी के रास्ते से एकदम विरुद्ध है। गांधी ने जो रास्ता दिया था वो था विविधता में एकता। ये हमको बना के रखना पड़ेगा और सबको सीखना है, पूरे विश्व को इस बात। नहीं, विश्व तो जो है, जो गांधी दर्शन है, गांधी के जो विचार हैं उनको स्वीकार करता है और उनकी हमेशा सराहना करता है। भारत में ज्यादा दिक्कत है, भारत दूसरे रास्ते पे चलने की सोच रहा है। भारत में हमेशा से जो है, ये नहीं कि जो है अभी जो है, हमेशा से जो है वहां पर जो है दूसरे तरह के विचार और विचारों का द्वंद्व रहा है। बट इसमें कोई जो है कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि गांधीवाद ही एक रास्ता है और गांधीवाद के द्वारा ही हम विभिन्न जटिल समस्याओं का समाधान भारत जैसे देश के लिए कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए और यही हमारी श्रद्धांजलि है गांधी को कि जो है। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा किया, कौशल भाई ने सबको जोड़ के, ये आप आयरलैंड में बैठ के सब सोच रहे हैं और वहां के लोगों के, तो ये एक बड़ी बात है। मेरे जैसे तो साधारण कार्यकर्ता, ये तो अच्छी है कि आपके वजह से हम लोग गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमारे बीच प्रशांत